कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार लालच और हवस से मिल जाए तो वो इंसान को हैवान बना देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर्फ संपत्ति के लिए पति को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 5 जून 2025 को बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन सुबह को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र के दुगड्डा रेंज में वन विभाग की टीम गश्त पर निकली थी। जब वे जंगल में 5वें मील के पास पहुंचे तो वहां मौजूद एक ढाबा संचालक ने उन्हें बताया कि नीचे की ओर से किसी सड़ती चीज की बहुत तेज बदबू आ रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वनकर्मी तुरंत उस ढाबे से करीब 1520 मीटर नीचे उतरे। वहां जाकर देखा तो एक युवक की लाश पड़ी हुई थी, जो काफी सड़ी गली हालत में थी। वनकर्मियों ने तुरंत इस बात की जानकारी दुगड्डा पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम के साथ साथ एसडीआरएफ के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में पौड़ी जिले के एसएसपी लोकेश्वर सिंह, एसपी चंद्रमोहन सिंह और कोटद्वार सीओ निहारिका सेमवाल भी मौके पर आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच शुरू की। मृतक का शव औंधे मुंह पड़ा था, जिससे शुरुआत में लगा कि शायद उसका किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शव के आसपास कहीं भी कोई वाहन नहीं मिला। शव की हालत काफी खराब थी, जिससे साफ लग रहा था कि यह कई दिन पुराना है। पुलिस ने शव को निकालकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। इसके बाद शव के फोटो खींचे गए और उसे कोटद्वार के बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को शव के नीचे एक पर्ची मिली, जो बाद में अहम सुराग साबित हुई। पुलिस ने मृतक की तस्वीर और पर्ची की जानकारी को आधार बनाकर पहचान के लिए अखबारों में सूचना छपवाई। कुछ समय बाद मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। रविंद्र कुमार की पहचान होते ही पुलिस के सामने एक अनोखा मोड़ आया। उसकी लाश पर दावा करने के लिए 2 महिलाएं कोटद्वार थाने पहुंची और दोनों ही उसे अपना पति बता रही थी। पहली महिला आशा देवी, जो दिल्ली के बसंत कुंज थाने के क्षेत्र में रहती है, ने पुलिस को बताया कि रविंद्र कुमार उसका पति है और वह फिलहाल मुरादाबाद में रह रहा था। दूसरी महिला रीना सिंधु मुरादाबाद की ही रहने वाली थी। वह भी रोते बिलखते थाने पहुंची और दावा किया कि मृतक उसका पति था। थाने में दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला गर्मा गया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों की बात ध्यान से सुनकर किसी तरह समझौता कराना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और फिर कोटद्वार के मुक्तिधाम में ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी। उन्हें संदेह था कि या तो रविंद्र कुमार का किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसने खुद ही आत्महत्या कर ली है। इस शंका के आधार पर पुलिस ने मृतक की दोनों पत्नियों से और उसके अन्य परिजनों से भी पूछताछ की, ताकि मामले की असली सच्चाई सामने आ सके। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगी। पता चला कि रविंद्र कुमार पर काफी कर्ज था और वह इस समय आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा था। कई लोगों से उसने उधार लिया था और उन्हें चेक भी दे दिए थे, लेकिन उसके खाते में पैसे नहीं थे, इसलिए वह चेक बाउंस हो गए। इस वजह से उसके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। इसके बाद उस पर एक एफआईआर भी हुई थी और तभी से वह पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को शक था कि शायद रविंद्र ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा मामला उलझ गया। रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र की ना तो सड़क हादसे में मौत हुई थी और ना ही उसने आत्महत्या की थी, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, उसकी हत्या किसी और जगह की गई थी और फिर उसकी लाश को घटना स्थल पर लाकर फेंका गया था। जब यह सच सामने आया तो पुलिस ने फिर से सबसे पहले रविंद्र की पत्नी रीना सिंधु से पूछताछ शुरू की। रीना मुरादाबाद की रहने वाली थी। उसने बताया कि रविंद्र अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और कई कई दिन बाद ही घर आते थे। उसने बताया कि 31 मई 2025 को उसने रविंद्र को फोन किया था। रविंद्र ने कहा था कि वह घर आएंगे, लेकिन फिर किसी जरूरी काम के कारण नहीं आ पाए। इस सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। तभी पुलिस की नजर एक फुटेज पर पड़ी, जिसमें 1 जून को एक कार कोटद्वार की तरफ जाती हुई नजर आई। उस कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी दिख रही थी। पुलिस ने यह वीडियो रविंद्र के भाई रमेश कुमार को दिखाया। रमेश ने पुष्टि की कि कार उसके भाई रविंद्र की है और उसमें बैठी महिला उसकी भाभी यानी रीना सिंधु है।
यह पक्का सबूत मिलने के बाद कोटद्वार के कोतवाल रमेश तनवार ने अपनी टीम के साथ मिलकर रीना को नगीना से हिरासत में ले लिया। सबसे पहले पुलिस ने रीना का मोबाइल कब्जे में लिया और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। तभी पता चला कि रीना का एक युवक पारितोष से लंबे समय से संपर्क बना हुआ था। इसके बाद पुलिस ने रीना से सीधा सवाल किया, रीना, पारितोष से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रीना ने तुरंत जवाब दिया, वो मेरा मुंह बोला भाई भाई है। पुलिस ने अगला सवाल दागा, अगर वह तुम्हारा भाई है तो फिर उसने तुम्हारे पति की हत्या क्यों की? रीना ने घबराते हुए कहा, नहीं, पारितोष ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, देखो रीना जी, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। पारितोष हमारे कब्जे में है और उसने साफ साफ बता दिया है कि उसने आपके कहने पर ही रविंद्र की हत्या की है। यह सुनते ही रीना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। पुलिस की यह चाल काम कर गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीना ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने माना कि उसने ही पारितोष के साथ मिलकर रविंद्र की हत्या करवाई। रीना ने बताया कि उसका पति रविंद्र बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए वह मुरादाबाद के मकान का सौदा करना चाहता था। अगर वह मकान बिक जाता तो रीना को घर से बाहर निकलना पड़ता और वह सड़कों पर आ जाती। इसीलिए उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में वह मकान बिकने नहीं देगी। इसी वजह से उसने पारितोष के साथ मिलकर रविंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसे मार डाला। रीना ने बताया कि उसने इस बारे में पारितोष से बात की थी। पारितोष उसे काफी समय से चाहता था और उसे पसंद करता था। जब रीना ने पारितोष को यह कहा कि अगर वह रविंद्र को रास्ते से हटा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी और साथ में 1 लाख रुपए भी देगी, यह बात पारितोष मान गया। उसे यह लालच भा गया और वह रविंद्र की हत्या के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रविंद्र की हत्या कर दी। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पारितोष को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने जब पारितोष के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। फिर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे उत्तर प्रदेश के नगीना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पारितोष को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हत्या से जुड़ी जो सच्चाई सामने आई वह काफी चौंकाने वाली थी। तो इस सच्चाई को विस्तार से जानते हैं। रविंद्र कुमार मूल रूप से पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला था। वह दिल्ली में रहकर प्रॉपर्टी का कारोबार करता था और इस काम में उसने काफी पैसे कमाए थे। कई साल पहले उसकी शादी आशा देवी से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनके रिश्तों में दरार आ गई। फिर समय के साथ आशा देवी एक बेटे की मां बनी। करीब 20 साल पहले रविंद्र की मुलाकात मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु से हुई। उस वक्त रीना दिल्ली में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। रीना जिस मकान में किराए पर रहती थी वह रविंद्र के घर के पास ही था। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और फिर यह दोस्ती में बदल गई। हालांकि दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का फर्क था और रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन प्यार में उम्र और शादी मायने नहीं रखती। रीना को रविंद्र की लाइफ और पैसे वाला रहन सहन बहुत पसंद आया और वह उसके प्यार में पड़ गई। जब रीना के साथ रविंद्र का प्रेम संबंध शुरू हुआ तब उसने अपनी पत्नी आशा से दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे दोनों के बीच रिश्ते और बिगड़ने लगे। उस समय रविंद्र के पास काफी पैसा था और आशा को भी इस बात की भनक लग गई थी। इसी वजह से उनके घर में तनाव और झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार रविंद्र ने आशा और अपने परिवार को छोड़ दिया और रीना को लेकर देहरादून चला गया। वहां पहुंचकर उसने किराए पर एक फ्लैट लिया और रीना के साथ लिव इन में रहने लगा। देहरादून में आकर उसने फिर से प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। वह पहले से ही इस धंधे का माहिर खिलाड़ी था, इसलिए जल्द ही उसका बिजनेस चल निकला और वह वहां भी अच्छा खासा कमाने लगा। वक्त के साथ वह अपने पुराने परिवार को पूरी तरह भूल गया और फिर रीना से शादी कर ली। रीना पहले से ही मुरादाबाद में रह रही थी, इसलिए जब रविंद्र कुमार ने अपना प्रॉपर्टी का कारोबार मुरादाबाद में फैलाने की सोची तो रीना ने ही उसे वहां की जानकारी दी और सही जगहों पर निवेश करवाया। रविंद्र ने उस पर भरोसा करके अपना अच्छा खासा पैसा मुरादाबाद की प्रॉपर्टी में लगा दिया। इसी दौरान रविंद्र ने दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित अपनी पुश्तैनी जमीन को भी बेच दिया। मुरादाबाद में निवेश करने के बाद उसका काम कुछ हद तक अच्छा चलने लगा था। साल 2011 में रविंद्र ने मुरादाबाद के एक पौश इलाके रामगंगा विहार में 3 मंजिला मकान बनवाया। इस मकान की रजिस्ट्री रविंद्र और रीना के संयुक्त नाम पर कराई गई थी। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो रीना ने उसके ग्राउंड फ्लोर पर अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया। बाकी फ्लोर को रीना ने किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने उसे अच्छी आमदनी होने लगी। किराए के पैसों से रीना की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी
और वह आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने जैसे सख्त कदम उठाए, जिस वजह से प्रॉपर्टी का कारोबार ठप पड़ने लगा। इसका सीधा असर रविंद्र के काम पर पड़ा और उसकी आमदनी में भारी गिरावट आ गई। रविंद्र ने कई लोगों से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे ले रखे थे। अब जब उसका काम नहीं चला तो उन लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। रविंद्र ने उन्हें पोस्ट डेटेड चेक दिए, लेकिन उसकी हिंदी हालत खराब होने के चलते वह चेक भी बाउंस होने लगे। इस वजह से उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो गई और वह कानूनी पचड़ों में फंसने लगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रविंद्र ने मुरादाबाद वाले मकान को बेचने का फैसला किया ताकि कर्ज किया जा सके। उसने यह बात रीना को बताया, लेकिन जैसे ही रीना ने मकान बेचने की बात सुनी, वह गुस्से में आग बुला हो गई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह मकान उसके नाम भी है और वह इसे बेचने की इजाजत कभी नहीं देगी। रीना ने यह भी कहा कि रविंद्र के पास और भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वह उन्हीं को बेचकर कर्ज चुकाए। रविंद्र ने उसे बहुत समझाया कि अगर यह मकान बिक जाए तो वे लोग नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं, लेकिन रीना टस से मस नहीं हुई। उस वक्त भले ही रविंद्र पर कर्ज का बोझ था, मगर रीना उसी मकान में ऐश की जिंदगी जी रही थी। इलाके में उसकी इज्जत और पहचान बनी हुई थी। उसे डर था कि अगर मकान बिक गया तो समाज में उसकी साख गिर जाएगी। रीना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह मकान बिकने नहीं देगी। इस बात को उसने अपने प्रेमी पारितोष को भी बताया। पारितोष से उसकी मुलाकात सालों पहले फिजियोथेरेपी के दौरान हुई थी और तब से दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए थे। पारितोष उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे का रहने वाला था। कई साल पहले इलाज के सिलसिले में वह रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पर आया था। इलाज के दौरान ही रीना और पारितोष के बीच बातचीत शुरू हुई थी। पारितोष उम्र में रीना से छोटा था, लेकिन पहली ही मुलाकात में रीना को वह काफी अच्छा लगने लगा था। वहीं से दोनों के बीच जान पहचान का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे और उसके बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत होने लगी। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। समय के साथ उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। पारितोष की जिंदगी में आने के बाद रीना का अपने पति सिंधु रविंद्र से व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह रविंद्र से दूरी बनाने लगी थी। रविंद्र से उसका रिश्ता अब केवल एक मजबूरी जैसा रह गया था, जिसे वह केवल निभा रही थी। अब रीना की दिलचस्पी केवल रविंद्र की संपत्ति और पारितोष में रह गई थी। जब रविंद्र ने अपना मकान बेचने की ठान ली और रीना पर दबाव डालने लगा, तो उसने इस बारे में पारितोष से बात करने की ठानी। एक दिन वह पारितोष को अपने पास बैठाकर समझाने लगी। रीना ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, पारितोष, क्या तुम्हें पता है जिस मकान के नीचे हम बैठे हैं उसकी कीमत क्या है? अभी इस मकान की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। सोचो, अगर यह मकान तुम्हारे नाम हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह मैं कोई सपना नहीं दिखा रही, बल्कि अगर तुम चाहो तो यह सपना हकीकत में बदल सकता है। इस मकान की रजिस्ट्री में मेरा भी नाम है। रीना की बात सुनकर पारितोष थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, भाभी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस पर रीना ने समझाते हुए कहा, रविंद्र बहुत समय से इस मकान को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं किसी भी हाल में इसे बिकने नहीं देना चाहती। अगर तुम चाहो तो इसे रोका जा सकता है। पारितोष थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन वो कैसे? तब रीना ने साफ कहा, हमारे और तुम्हारे बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है वह रविंद्र कुमार है। अगर वह रास्ते से हट जाए तो तुम और मैं इस मकान के मालिक बन सकते हैं। रीना की यह बात सुनकर पारितोष घबरा गया और बोला, नहीं भाभी जी, मैं किसी का खून नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा। उसने हाथ जोड़ते हुए साफ मना कर दिया। रीना ने उसकी बात सुनकर नाराजगी जाहिर की और कहा, मैं तो समझती थी कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम तो डरपोक निकले। अब तो लगता है कि तुम्हारा मुझसे प्यार भी झूठा था। शायद तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से लगाव है। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रीना की बातों ने पारितोष को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसका चेहरा उतर गया। वह चुपचाप रीना की तरफ देखता रह गया, जैसे कोई फैसला ना कर पा रहा हो। फिर पारितोष ने आखिरी कोशिश करते हुए रीना को समझाने की कोशिश की, भाभी जी, रविंद्र भाई साहब एक अच्छे और शरीफ इंसान हैं। उनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। रीना का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बिना झिझक कहा, जो कुछ सोचना था मैं सोच चुकी हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल मत देना। यह कहते ही वह अपने केबिन से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई।
पारितोष वहीं बैठा काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा। वह उम्मीद कर रहा था कि रीना दोबारा आएगी और बात करेगी, लेकिन जब काफी समय गुजर गया और वह बस वापस नहीं आई तो वह मायूस होकर वहां से चला गया। इसके बाद कई बार पारितोष ने रीना को फोन करने की कोशिश की, लेकिन रीना ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। आखिरकार पारितोष ने उसे एक भावुक मैसेज भेजा। सॉरी भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि आपको दुख पहुंचे। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। रीना ने जब यह मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत पारितोष को जवाब भेजा और उसे अपने घर बुलाया। जब पारितोष पहुंचा तो दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। रविंद्र कुमार की हत्या की साजिश। 31 मई 2025 को रीना ने रविंद्र को फोन किया और पार्टी का बहाना बनाकर बिजनौर के नगीना इलाके के सरायपुरनी गांव में स्थित पारितोष के घर बुला लिया। रविंद्र वहां पहुंचा तो पहले उसका अच्छे से स्वागत किया गया। माहौल ऐसा बनाया गया कि सब कुछ सामान्य लगे। रात को पारितोष ने उसे महंगी शराब पिलाई। रविंद्र धीरे धीरे नशे में डूबने लगा। जब वह संभाल नहीं पा रहा था तो उसे आराम देने के बहाने एक कमरे में ले जाया गया। वहीं पारितोष और रीना ने मिलकर उसके सिर और गर्दन पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार किए। इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने उसकी लाश को उसी घर के कोने में छिपा दिया। अगले दिन 2 जून 2025 की रात दोनों ने योजना के मुताबिक लाश को उसकी ही कार में रख दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे रामनगर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे लाश फेंकना चाहते थे, लेकिन वह जगह उन्हें सही नहीं लगी। फिर उन्होंने शव को उत्तराखंड के कोटद्वार में दुगड्डा के पास एक घने जंगल में फेंक दिया। इसके बाद वे रविंद्र की कार को लेकर नोएडा पहुंचे और उसे वहां सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया। फिर दोनों वहां से फरार हो गए, यह सोचकर कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद जब रविंद्र घर नहीं लौटा तो उसके भाई रमेश कुमार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जब सारे सुराग जोड़े गए तो शक की सुई रीना और पारितोष पर आकर टिक गई। आखिरकार रमेश की शिकायत पर कोटद्वार थाने में बीएनएस की धारा 103, 1 और 238 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। असल में पारितोष ने शुरुआत में रीना को कई बार समझाया था कि हत्या गलत है, लेकिन रीना ने किसी की बात नहीं मानी। उसे यह भ्रम था कि अगर वह अपने पति को रास्ते से हटा देगी तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। वह पारितोष से शादी कर 3 करोड़ के मकान में चैन से जिंदगी बिताएगी। लेकिन प्यार, लालच और ऐशो आराम की चाहत में उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बल्कि अपनी मासूम बेटी की दुनिया भी अंधेरे में धकेल दी। रिश्तों में धोखा, लालच और हवस का यह मिलाजुला खेल एक बार फिर साबित करता है कि इंसान जब अपने स्वार्थ के लिए सोचता है तो उसे रिश्ते, संस्कार और जीवन का मूल्य कुछ नहीं लगता। रीना को लगा था कि अब वह पारितोष के साथ ऐश की जिंदगी बिताएगी, लेकिन उसने ना सिर्फ अपने पति को खोया बल्कि अपने बच्चे का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। इस कहानी को बताने का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आपको क्या लगता है, इस हत्याकांड का सबसे बड़ा दोषी कौन था? रीना, पारितोष या समाज की लालची सोच? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।